हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, यानी किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स जो हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किनेसियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो किनेसियोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तू को। ठीक है, किनेसियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो किनेसियोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत मानव शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका? मानव शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किनेसियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है प्रश्न नंबर 3, किनेसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो किनेसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। अब प्रश्न नंबर 4, किनेसियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है। तो ये बना है किनेसिस प्लस लोगस। ठीक है, किनेसिस प्लस लोगस से मिलकर बना है किनेसियोलॉजी, जो कि एक ग्रीक शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 5, ग्रीक शब्द लोगस का क्या मतलब होता है। तो लोगस का मतलब होता है अध्ययन या फिर अध्ययन करना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, ग्रीक शब्द किनेसिस का क्या मतलब होता है। तो गति करना होता है। अगला है प्रश्न नंबर 7, गति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। तो गति विज्ञान के अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर को गति कौन प्रदान करता है। तो मांसपेशी व शरीर के जोड़। ठीक है, मानव शरीर को गति कौन प्रदान करता है। तो मांसपेशी व शरीर के जोड़ जो होते हैं वो मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, बायोमैकेनिक्स जिसे हम जैव यांत्रिकी बोलते हैं। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का पिता किसे कहा जाता है। तो यानी जैव यांत्रिकी का पितामह या पिता किसे कहा जाता है। जियोवानी अल्फोसो बोरेली। ठीक है, जियोवानी अल्फोसो बोरेली जो है इसके पिता हैं, यानी बायोमैकेनिक्स के पिता जो कौन हैं। तो जियोवानी अल्फोसो बोरेनी इसके पिता हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं अरस्तू। अगला है प्रश्न नंबर 11, गति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। ये भी अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, मेल से बना है। तो दो शब्द हैं बायो प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, अगला देखते हैं बायोमैकेनिक्स में शब्द बायो का क्या मतलब होता है, यानी क्या उद्देश्य है या आशय है। तो इसका मतलब होता है जीवन या फिर शरीर। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीवन या फिर शरीर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, बायोमैकेनिक्स में शब्द मैकेनिक्स का क्या आशय है। तो इसका मतलब होता है, अर्थ होता है मशीन। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, जीवों की गति या संरचना से संबंधित यांत्रिकी नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यांत्रिकी नियमों का अध्ययन कहलाता है बायोमैकेनिक्स। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, जीवों की गति या संरचना से संबंधित यांत्रिक नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बायोमैकेनिक्स कहलाता है, या फिर जिसे हम जैव यांत्रिकी बोलते हैं। ठीक है, बायोमैकेनिक्स को ही हम जैव यांत्रिकी बोलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए हैं। तो आइजक न्यूटन जो है इनके द्वारा कुल 3 नियम दिए गए हैं गति के, और इन्होंने मतलब 1687 में, ठीक है 1687 में एक पुस्तक लिखी थी। उसमें वो पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, क्या प्रिंसिपिया पुस्तक थी, उसमें इन्होंने गति के 3 नियम बताए थे। ठीक है, कौन कौन से हैं इनके नियम। मतलब प्रथम नियम है जो गति का, उसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। द्वितीय जो नियम है उसे संवेग का बोलते हैं। जो तृतीय है गति का नियम उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है। ठीक है, रिपीट करता हूँ एक बार, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है। तो पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था किस पुस्तक में माना है। तो मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, क्या मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स में माना है। प्रश्न नंबर 18 है, आइजक न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्या नाम
माने किस नाम से जाना जाता है? तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसे, यानी गति का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। आइजैक न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गति के नियमों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था? तो ये पुस्तक थी उनकी प्रिंसिपिया, और कब किया था? 1687 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। आइसोकाइनेटिक विधि किसके द्वारा शुरू की गई या फिर किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आइसोकाइनेटिक जो विधि थी वो जेम्स पेरिन, या फिर आपको जे पेरिन भी लिखा मिल सकता है कहीं पर। ठीक है, तो जेम्स पेरिन ने विकसित किया था आइसोकाइनेटिक विधि को। अगला देखते हैं, कूलिंग डाउन या फिर लिम्बरिंग डाउन कब किया जाता है? तो प्रतियोगिता के बाद कूलिंग डाउन या फिर कूलिंग डाउन या फिर लिम्बरिंग डाउन किया जाता है। माने जो वार्म अप होता है, वार्मिंग अप जो होता है वो प्रतियोगिता यानी खेल से पहले किया जाता है, और जो खेल हो जाता है, प्रतियोगिता हो जाती है, उसके बाद जो होता है उसे मतलब शरीर को शांत करने के लिए कूलिंग डाउन या फिर लिम्बरिंग डाउन उसे बोलते हैं। ठीक है, जो करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। वाडा की स्थापना कब हुई? तो वाडा की स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका जो मुख्यालय है वाडा का कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वाडा का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और स्थापना कब हुई? 1999। मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, अब भारत की देख लेते हैं जो संस्था है नाडा। ठीक है, नाडा की स्थापना कब हुई? तो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी नाडा की स्थापना कब हुई? तो 2005 में हुई थी। मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। HVPM की स्थापना अनंत कृष्ण और अंबादास कृष्ण, ठीक है, ये दोनों भाई थे, वैध बंधु थे। ठीक है, तो कौन से? अनंत कृष्ण और अंबादास कृष्ण द्वारा कब की गई? तो 1914 में की गई थी। ठीक है, यानी HVPM की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो वैध बंधु थे। कौन कौन से? अनंत कृष्ण वैध और अंबादास कृष्ण वैध द्वारा की गई थी 1914 में। ठीक है, और HVPM ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इसका फुल फॉर्म होता है। और अनंत कृष्ण और अंबादास कृष्ण ने इसकी स्थापना कब की थी अमरावती में? तो 1914 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ हुई थी? 1914 में अमरावती में, और ये दोनों भाइयों के द्वारा हुई थी। और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1953 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर देना। कमेंट से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो काम करने में अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।